Hello my dear students, how are you all? Welcome to our channel NCERT शिक्षक. I am प्रभावी मिश्रा, your science teacher. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. आपको पता है आज हम उन लोगों के बारे में या उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो एज में हमसे भी बहुत बड़े हैं, जो जिनका जन्म हमसे भी पहले हुआ था हमारी अर्थ पे. और आपको पता है जो हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ हम इंसान भी नहीं पाए जाते. जैसे बहुत ठंडी जगहों पे अर्थ का जो पोलर रीजन है ना, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं पाया जा सकता क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस में होता है. इतनी ज्यादा ठंडक में हम लोग रह ही नहीं पाएंगे. लेकिन आज हम जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वो ऐसी जगहों पे भी पाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा गर्म जगहों पे भी पाए जाते हैं जहाँ भी हम लोग नहीं रह सकते. तो आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म शायद स्पेस में भी होते हैं. एक बार पता है क्या हुआ था, एक बार मून पे एक कैमरा 2 सालों के लिए छूट गया था. फिर जब उसको अर्थ पे लाया गया और उसे देखा गया, उसकी साइंटिस्ट ने जांच की तो उसमें से कुछ बैक्टीरियाज को एक्सट्रैक्ट किया गया. तो यानी कि आप सोचिए मून पे जो 2 साल के लिए कैमरा रह गया था उस पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले. तो इसका मतलब ये है कि आज हम जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो मून पे भी मीन्स स्पेस में भी हैं. ओके, तो आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. फो मीन्स दुश्मन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं. तो वो फ्रेंड तो अभी हम पढ़ेंगे ही, और फो क्यों होते हैं क्योंकि वो डिजीज कॉज करते हैं कई सारी, इसलिए उन्हें फो भी कहते हैं. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये माइक्रो और ऑर्गेनिज्म 2 वर्ड से मिलकर के बना है. माइक्रो मीन्स टाइनी. टाइनी इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं हिंदी में. ठीक है, टाइनी मतलब बहुत ही छोटे, बहुत सूक्ष्म. और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बीइंग या जीव. ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म that can be seen only through a microscope are known as microbes or microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जा सकते हैं उन्हें ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. मैंने बताया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही टाइनी, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं. इतने छोटे होते हैं वो कि हम नेकेड आइज से उन्हें नहीं देख सकते. उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. माइक्रोस्कोप उन्हें मैग्नीफाई करके दिखाता है. ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से. तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं वायरस को अभी बाद में पढ़ाऊंगी. वायरस भी बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं. वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसे मेजर ग्रुप में नहीं रखते. क्यों नहीं रखते अभी मैं बताऊंगी. ठीक है, तो जब भी 4 मेजर ग्रुप्स पूछेगा तो आपको क्या लिखना है. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को हम जीवाणु भी कहते हैं. आपने देखा होगा दूध से दही बनाया जाता है ना, तो वो बैक्टीरिया की हेल्प से किया जाता है. सेकेंड इज एल्गी. इसे शैवाल भी कहते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, लेकिन एल्गी तो हमें पॉन्ड्स वगैरह में दिखाई देते हैं ना. तो बेटा कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते. कई सारे दिखाई भी देते हैं लेकिन कुछ नहीं भी दिखाई देते हैं. तो जो नहीं दिखाई देते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं. ओके, थर्ड इज फंजाई. इसे कवक भी कहते हैं. कई बार होता है ना कि बारिश के दिनों में हमने ब्रेड को किसी मॉइस्ट एरिया में रख करके छोड़ दिया तो उस पे क्या होता है, ग्रे ग्रे सा कुछ दिखाई देने लगता है ना. जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे, लाइक दिस. तो वो फंजाई होते हैं. फंजाई कई सारी डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, और कई बार ये हेल्पफुल भी होते हैं. तो ये भी मेजर ग्रुप है. एंड नंबर 4 इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में भी कई सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. ठीक है, और ये वायरसेस ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये मेजर ग्रुप में नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? दे आर नॉट कंसिडर्ड लिविंग, क्योंकि इन्हें हम लिविंग ही नहीं मानते हैं. क्यों लिविंग नहीं मानते हैं? ये मतलब जिंदा भी होते हैं और मरे हुए भी होते हैं. अब ऐसा कैसे हो सकता है? कोई या तो लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग, बट ये
ये ना तो लिविंग में आते हैं ना नॉन लिविंग, एक्चुअली ये दोनों में ही आते हैं। बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट। ठीक है, इन्हें इसलिए पूरी तरीके से लिविंग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट की सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये होस्ट क्या हुआ, इसका होस्ट कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, इवन हम लोग भी इसके होस्ट हो सकते हैं। ठीक है, जब तक ये बाहर पड़ा रहेगा तब तक ये नॉन लिविंग रहेगा, और जैसे ही ये किसी बैक्टीरिया या किसी एनिमल या किसी भी प्लांट की सेल के अंदर एंटर करेगा, ये वहां पे मल्टीप्लाई करने लगता है, तब ये लिविंग हो जाएगा, एज अ लिविंग रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए इसे वायरसेस को कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाली कड़ी माने जाते हैं। ठीक, वायरसेस से कई सारी डिजीजेस होती हैं। कुछ कॉमन डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, जो हमें खांसी जुकाम बुखार आ जाता है ना, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहते हैं, ये भी वायरस से होता है। पोलियो, आपने बचपन में पोलियो ड्रॉप पी होगी ना, तो वो पोलियो एक बीमारी होती है, उससे बचाने के लिए। चिकन पॉक्स वाली डिजीज भी वायरस से ही होती है, जिसे अक्सर गांव में लोग बड़ी माता छोटी माता कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। एक्चुअली ये वायरस ना उसकी सलाइवा से फैलता है। ये सारी वायरस की वजह से होने वाली डिजीज है। वायरस को हिंदी में विषाणु भी कहते हैं। अब आपको यहाँ पे विषाणु और जीवाणु थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा ना, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। आप ऐसे याद रख सकते हो, वायरस वी से है, विषाणु वी, वायरस वी, विषाणु वी। अब आपकी बुक में 2 एक्टिविटीज दी हुई है। आपको फील्ड से थोड़ी सी सॉइल कलेक्ट करनी है, उसे बीकर में रखना है और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। फिर वो मिक्सचर है ना, उसे स्लाइड पे रख करके, थोड़ा सा मिक्सचर स्लाइड पे रख करके उसे माइक्रोस्कोप से देखना है। तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। और सेकेंड एक्टिविटी में आपको पॉन्ड वाटर कलेक्ट करना है, उसकी एक ड्रॉप को स्लाइड पे लेकर के माइक्रोस्कोप से देखना है। तो उसमें भी आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो इन 2 एक्टिविटीज से हमें क्या समझ में आया, यही कि सॉइल और वाटर, इन दोनों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, वाटर एंड सॉइल इज फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। टाइनी ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब आपको ये पता लग गया है, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में एल्गी और फंजाई के भी बारे में पढ़ा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, वो या तो सिंगल सेल्ड होंगे या तो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सूक्ष्म नहीं हो सकता, होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और सम एल्गी। ठीक है, और मल्टी सेलुलर एज सम एल्गी एंड फंजाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना कि ऐसी जगहों पे भी रह सकते हैं जहां हम ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते। तो कैसी कैसी जगहों पे ये रहते हैं, फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग्स, यानी बहुत ही ठंडी जगहों पे भी ये पाए जाते हैं और बहुत गर्म जगहों पर भी। डेजर्ट एरिया में भी पाए जाते हैं। मार्शी लैंड्स, मार्शी मीन्स दलदली एरिया, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इवन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, या फिर एज फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं। यानी हर तरीके के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अभी स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, और चैप्टर का नेम भी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं। तो फ्रेंड क्यों है, तो पहले हम बेनिफिशियल एक्टिविटीज देख लेते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। कई सारे इनके यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं पॉइंट वाइज लिखवा रही हूँ, इनकी कुछ की जिनमें डिटेल बतानी है वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, चीज। कर्ड का तो मैंने पहले ही बताया, और जितनी भी बेकरी वाले आइटम्स होते हैं, बेकरी के बिस्किट से लगाकर चीज, पेस्ट्री, ये सारी चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। इन फॉर्मेंटेशन अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, इसे हिंदी में किण्वन कहते हैं। थर्ड,
इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, बियर, ये जो भी अल्कोहल, वाइन, बियर होते हैं इन्हें भी बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। और हाँ, आपको पता है अल्कोहल बनाने के लिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत एंशिएंट टाइम से यूज किया जाता है। पहले के राजा लोग अल्कोहल को सोम रस कहते थे। फोर्थ पॉइंट इज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये डीकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट का। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि जो गिरी हुई पत्तियां होती हैं, ट्विग्स होती है, या जो एनिमल्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, उनको डीकम्पोज करके उसको खाद बना देते हैं। तो ये एनवायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, कई सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इन N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। इन मेकिंग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं। विनेगर मीन्स सिरका। आपने देखा होगा ना कि मम्मी लोग गर्म दूध में थोड़ा सा कर्ड ऐड करके रख देती हैं और वो नेक्स्ट डे कर्ड बन जाता है। तो वो कर्ड कैसे बन जाता है, लैक्टोबैसिलस की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया है। मेकिंग ऑफ कर्ड, मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। विच बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। जो कर्ड होता है ना उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए उसके बैक्टीरिया का नेम भी होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये कैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ये जो बैक्टीरिया है ना ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद में वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। मम्मी ने कभी इडली वगैरह बनाई होगी तो आपने देखा होगा इडली या डोसा का जो बैटर होता है ना उसमें भी कर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। कई सारी ऐसी डिशेज हैं जिनमें कर्ड का यूज किया जाता है। जो भटूरे होते हैं या इडली होती है या फिर डोसा बैटर होता है उसको रेज करने के लिए उसको पहले फर्मेंट किया जाता है यीस्ट की हेल्प से। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ इडलीज एंड भटूरास। जो इडली होते हैं या भटूरे होते हैं उनके डो को भी फर्मेंट करने के लिए यीस्ट या फिर बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अब फर्मेंटेशन समझने से पहले हमें यीस्ट को समझना पड़ेगा। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, आपको ½ kg आटा या फिर मैदा लेना है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है और थोड़ा वार्म वाटर लेना है और बहुत ही एक पिंच भर यानी बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको यीस्ट पाउडर उसमें ऐड करना है। फिर आपको सॉफ्ट डो बना लेना है और उसको जब कवर करके 2 आवर्स के लिए रख देंगे तो आफ्टर 2 आवर्स आप देखोगे ये डो ऐसा बना था वो 2 आवर्स के बाद ऐसे हो जाता है, बहुत फ्लफी सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यीस्ट की वजह से। यीस्ट ने फर्मेंटेशन किया है, इस वजह से ये डो जो इतना सा था वो इतना सारा हो गया है। अब यीस्ट है क्या, यूनिसेलुलर फंगस विच रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंगस होता है। मैंने बताया था कि फंजाई जो है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यीस्ट जो होते हैं ये भी यूनिसेलुलर फंगस होते हैं और ये बहुत ही रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। इट प्रोड्यूसेस CO2 ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। अब जब ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको रेस्पायरेशन रेट भी बढ़ जाती है ना। जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे तो सांस भी बहुत जल्दी जल्दी लेंगे, तो वो अपने रेस्पायरेशन के दौरान CO2 प्रोड्यूस करते हैं। और यही जो ये CO2 गैस है ना, आपको पता है गैस है वो फैलती है, तो CO2 गैस के जो बबल्स हैं यही पूरे डो को घेर लेते हैं, पूरे डो में भर जाते हैं और इसी वजह से ये डो जो इतना थोड़ा सा था ये रेज होकर के ऐसा हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि डो क्यों रेज हो जाता है। और अब आपको याद आ रहा होगा कि आप जब कोल्ड ड्रिंक होती है उसको अगर आप ऐसे शेक करते हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मली भी
कभी कभी जब उसे ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे बबल्स आते हैं ना, या फिर जो शैंपेन की बोतल होती है उसको ओपन करते वक्त बहुत सारे बबल्स आते हैं और वो एकदम प्रेशर के साथ में ऊपर निकलती है। तो वो किस वजह से, वो इसी CO2 की वजह से, कि वो जो कोल्ड ड्रिंक में जो बबल्स होते हैं वो भी CO2 के बबल्स होते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि यीस्ट का यूज बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं, लाइक केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स वगैरह, और इसका यूज अल्कोहल, वाइन, बियर ये सब बनाने में भी करते हैं। अब ये सब बनाने में कैसे करते हैं, जो नेचुरल शुगर्स होती है ना उन पे यीस्ट को ग्रो कराया जाता है। अब शुगर मीन्स, नेचुरल शुगर मीन्स, बेटा साइंस में शुगर का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। शुगर का मतलब चीनी नहीं, शुगर का मतलब होता है साइंस में कार्बोहाइड्रेट। और आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो अब से ये चीज ध्यान रखिएगा। और नेचुरल शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में होता है, कई सारे ग्रेन्स होते हैं लाइक व्हीट, राइस, बार्ले एक्सेट्रा। ये जितने भी ग्रेन्स होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन नेचुरल शुगर्स पे जब यीस्ट को ग्रो कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्कोहल, वाइन या बियर। कहते हैं ना कि जौ से शराब बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए हेल्दी है। उसका कंजम्पशन बहुत हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। अब यहाँ पे आपको फर्मेंटेशन बताने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। आपको थोड़ा सा एक बीकर में वाटर लेना है, उसमें 2 to 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है और फिर उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर को ऐड करना है। अब उसे ढक करके 3 to 4 आवर्स के लिए रख दीजिए। फिर जब आप देखेंगे तो उसमें जो स्मेल आएगी वो अल्कोहल की तरह थोड़ी थोड़ी स्मेल आएगी। तो ये प्रोसेस है, जब उसमें अल्कोहल जैसी स्मेल आने लगे तो समझ लीजिए उसमें फर्मेंटेशन हो गया, यानी शुगर को यीस्ट ने किस में चेंज कर दिया, अल्कोहल में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे वही चीज लिख दी है, मेकिंग ऑफ वाइन और अल्कोहल। Yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, etc. Fermentation मैंने आपको समझाया प्रोसेस। The process of conversion of sugar into alcohol by yeast is known as fermentation. मैंने आपको बताया कि शुगर जब यीस्ट की वजह से अल्कोहल में चेंज हो जाए तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड इट इन 1857। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लुइस पास्चर को अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपको आपके इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम्स आएंगे, तो आप इसे याद कैसे रखोगे बेटा? आपको ये लुइस नाम कुछ लोई की तरह लग रहा है ना। मैंने बताया था कि जो आटे या मैदे की लोई बनाई जाती है ना, तो फर्मेंटेशन की खोज की है लुइस पास्चर ने। तो लोई या आटे को जब उसमें यीस्ट डाल करके रखते हैं तो फर्मेंटेशन की वजह से वो क्या होता है, वो लोई रेज हो जाती है। तो लोई से आप लुइस याद रख सकते हो, ठीक है। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की, ऐसे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटी मीन्स किसी चीज के अपोजिट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं। माइक्रोबियल मीन्स मैंने बताया था माइक्रोब का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होती हैं, यानी कि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं ना, उनके अपोजिट काम करती हैं। विच किल बैक्टीरिया एंड फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये बैक्टीरिया को किल करती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती हैं। अभी कोविड पैंडेमिक के बाद से तो एंटीबायोटिक्स हर कोई जानता है, क्योंकि उसका इतना ज्यादा हम लोगों ने यूज ही कर डाला है। सम एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कई बार होता है कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम या कुछ मेडिसिन के नाम दे करके पूछ लेता है इनमें से एंटीबायोटिक कौन है। तो आपको याद रखना है, ये देखिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, लास्ट में इन है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इन 1929
1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की, और वो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जैसे आग होती है ना, आग क्या करती है? वो आपको मतलब एक स्टोरी अपने माइंड में आप क्रिएट करके रख सकते हो कि आग में बैक्टीरिया को जला देने वाला, ठीक है। आग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लेमिंग से आप फ्लेम याद रख सकते हैं ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसी फ्लेम की खोज की जो बैक्टीरिया को आग में जला देती थी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक यानी एंटीबैक्टीरियल, ओके। आपको पता है ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस पे वर्क कर रहे थे, उन्हें कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे थे, और ये चले जाते हैं घूमने के लिए कल्चर मीडियम में उन निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया को ग्रो करके। फिर जब ये कुछ दिनों बाद वापस आते हैं ना, तो ये देखते हैं कि उनकी वो जो कल्चर प्लेट थी या कल्चर मीडियम था, तो वहां पे कोई ऐसी चीज है जो उन बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रही है, यानी उन बैक्टीरिया को किल कर रही है। फिर उन्होंने उसे एक्सट्रैक्ट किया और उस पे आगे रिसर्च चली, तब पता चला कि ये एंटीबैक्टीरियल है, इसीलिए वो उन बैक्टीरिया को किल कर रही थी। और तभी ये जो पेनिसिलिन है हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसकी खोज हुई। यानी इसकी खोज एक चांस डिस्कवरी थी, और चांस डिस्कवरी को सेरेंडिपिटी कहते हैं। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रख सकते हो। हमने ये तो समझ लिया कि एंटीबायोटिक्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को किल करते हैं। अब लेकिन ये एंटीबायोटिक्स बनते किससे हैं? एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंजाई से ही बनते हैं। अब एंटीबायोटिक्स लेते वक्त हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। एंटीबायोटिक्स हमें सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही लेना चाहिए, ऐसे खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वरना जब आपको सच में एंटीबायोटिक की जरूरत होगी तब वो इफेक्टिव ही नहीं होगी। अगर आप पहले से ही बहुत ज्यादा ले लोगे तो ये ज्यादा यूज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए। और इनका अपना एक प्रॉपर कोर्स होता है, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो 6 मंथ्स तक लेनी पड़ती हैं, कुछ होती हैं जिन्हें 2 या 3 टाइम्स लेना पड़ता है। तो उसका कोर्स हमेशा पूरा करना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी हमें नहीं लेना है, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी लेना है, और उसका हमेशा कोर्स कंप्लीट करना है। तो ये सावधानियां हमें एंटीबायोटिक्स लेते टाइम बरतनी चाहिए। अब हम समझते हैं एंटीबॉडीज। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो एंटीबायोटिक है, आपने कोविड टाइम में इतना ज्यादा सुन ही लिया है कि आपको पता है एंटीबायोटिक की अलग से टैबलेट आती है, ठीक है, वो टैबलेट हमें खानी पड़ती है। लेकिन एंटीबॉडीज, ये जो बॉडी है ना, बॉडीज, इससे आपको याद रखना है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनती हैं, ये हमें बाहर से नहीं खानी पड़ती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनती हैं, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, एंटीबायोटिक बाहर से लेनी पड़ती है और एंटीबॉडीज में बॉडी आता है ना, तो इसी से ही हमें याद रखना है कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है। अब देखते हैं एंटीबॉडीज होती क्या है। अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडीज इम्यून सेल्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स। और यही जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं, इन्हें ही हम पैथोजेंस भी कहते हैं। बेटा ये सारे टर्म्स या ये जो भी नोट्स है ना, ये आपके आगे तक बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप इन्हें नोट डाउन करते रहिए। ये सारे टर्म्स हमेशा और बार बार यूज में आएंगे, और कई सारे इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी बनते हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इम्यून सेल्स भी जानते हो, आपने कोविड टाइम में इम्यूनिटी पढ़ा है ना। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कौन डेवलप करता है? इम्यून सेल्स। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की क्षमता, जो होती है, जो हमारी ब्लड में होती है, ब्लड में जो WBC होती है,
वो जो जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, एक्चुअली वो कलरलेस होती हैं। तो वो जो WBC होती हैं वही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, उन्हें इम्यून सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो ये एंटीबॉडीज होती हैं ये एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है। और वो जो हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स होती हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है। ये हमारी इम्यून सेल्स वो प्रोटीन प्रोड्यूस करती किस लिए? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ही पैथोजन कहते हैं, ठीक है। दे फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर। जो बाहर से कोई भी पार्टिकल आकर के या कोई भी माइक्रोब आकर के हमारे अंदर जो डिजीज कॉज करता है तो उसी को ही पैथोजन कहते हैं। इन्वेडर का मतलब भी होता है आक्रमण करने वाला, बाहर से आकर आक्रमण करे। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की सेल्स के द्वारा बनाई जाती हैं पैथोजन से फाइट करने के लिए। और आपको पता है जो एंटीबॉडीज होती हैं एक बार हमारी बॉडी के अंदर बन गई, फिर वो ध्यान रखती हैं कि हमने किससे लड़ाई की थी, किस पैथोजन से उसने फाइट की थी, वो हमेशा याद रखती हैं। और जब दोबारा से अगर उसी बीमारी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो पहले से ही उसके खिलाफ एंटीबायोटिक बना लेती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखती हैं। नेक्स्ट इज वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या होता है? कोविड टाइम में भी बहुत वैक्सीनेशन हुआ है ना, और बचपन में भी कई सारी वैक्सीन लगी होंगी आपको। आप अपनी मम्मी से पूछ करके कोई भी एक ऐसी वैक्सीन बताना जो आपको बचपन में लगी हो। बचपन में कई सारे टीके लगते थे ना, तो उसमें से किसी भी एक टीके का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब प्रिपरेशन किस चीज का प्रिपरेशन? इनएक्टिवेटेड माइक्रोब इंजेक्टेड इन बॉडी टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पैथोजन। वैक्सीन इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जैसे किसी बीमारी को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म, उसे ही एज अ वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है जो हमारी इम्यून सेल्स है ना वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती हैं और हमें उस बीमारी से प्रोटेक्ट कर लेती हैं। जब मतलब सेना तैयार कराती हैं, एक तरीके से आप ये समझ लो जो वैक्सीन होती है वो इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। वो इनएक्टिवेटेड माइक्रोब होते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं कि खड़े हो जाओ, सेना तैयार करो, इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और हमें वो प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही काम होता है वैक्सीन का। सेवरल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। कई सारी डिजीजेज हैं जो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे टीबी भी कहते हैं, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस, और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस को वूपिंग कफ भी कहते हैं। तो ये सारी डिजीज वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट की जा सकती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वैक्सीन की खोज किसने की थी? सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की थी। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भी एक तरीके का चेचक ही था, ठीक है। उसे 1798 में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी। अब आप ये कैसे याद रखोगे? इनके नेम में एड है ना, एड को आप एड से कोरिलेट करके देख लो, ठीक है। एड यानी हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ना, कोई चीज ऐड की जाती है ना, तो आप ऐसे याद रखना है ना। और जेनर जे से जूनियर मीन्स जूनियर का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एड से आप एड याद रख लेना, यानी हमारी बॉडी में ऐड की जाती है, इंजेक्ट की जाती है कोई चीज। और जेनर से आप जूनियर याद रख लेना, जूनियर मीन्स स्मॉल। यानी एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। आप ऐसे ही कोरिलेट करके याद रख सकते हो। अब इतने सारे साइंटिस्ट के नेम हैं, वो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी काम आएंगे। तो
उनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए आप कुछ भी कोरिलेट करके याद रख सकते हो। तो आइए अब हम पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। पहले पोलियो बहुत ज्यादा फैला हुआ था, तो पोलियो से बच्चों को बचाने के लिए, बचपन से ही लोगों को पोलियो से बचाने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। आपने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पी होंगी ना, 2 बूंद जिंदगी के, जिसका ऐड बच्चन जी करते हैं। तो वो एक्चुअल में एक ओरल वैक्सीन है। जो वैक्सीन होती है जरूरी नहीं कि इंजेक्शन के ही थ्रू इंजेक्ट की जाए, कई बार वो ओरल वैक्सीन भी होती हैं, जिन्हें एज अ ड्रॉप्स भी बच्चों को दिया जाता है। नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल को भी फर्टाइल बनाते हैं। कैसे? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन एंड मीन्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल को हमारी नाइट्रोजन से रिच बनाते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। आपको और कोई याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको राइजोबियम जरूर याद रखना है। ये आपको पता है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको डिकम्पोज करके खाद बनाते हैं, फॉर्म मेन्योर। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, आपको 2 पॉट्स लेने हैं और उसमें सॉइल फिल करनी है, ठीक है। और फिर जो एक पॉट है उसको आप A से लेबल कर लीजिए और दूसरे पॉट को B से लेबल कर लीजिए। जो पहला वाला पॉट है ना, उसमें आपको जो बची हुई वेजिटेबल्स हैं या जो भी बचा हुआ खाना है या फिर छिलकन है, मतलब आलू वगैरह की या सब्जियों की छिलकन है या जो भी लीव्स वगैरह होती हैं, ये सारी यानी ऑर्गेनिक चीजें डालनी है। और जो दूसरा वाला पॉट है उसमें आपको पॉलीथीन है या फिर प्लास्टिक के टॉयज हैं, बॉटल्स हैं, ये सारी चीजें डंप करनी है, या फिर कांच है, ये चीजें आपको डंप करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ दिनों के लिए आप उसे सॉइल के अंदर दबा करके छोड़ दीजिए दोनों पॉट को। अब आप आफ्टर 1 और 2 वीक जब देखोगे ना, तो जिस पॉट में, जो पॉट ए है जिसमें आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था, वो तो डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू और वो खाद बना लेगा। लेकिन वो दूसरा वाला पॉट था जिसमें आपने पॉलीथीन, प्लास्टिक टॉयज वगैरह डंप किए थे ना, तो उनपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो खाद नहीं बनाएगा। तो यानी कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करके क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो ऐसे प्लास्टिक वगैरह वाली चीजें होती है इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमने फ्रेंड वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पढ़ लिए, अब फो यानी दुश्मन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैथोजेंस क्या होते हैं। मैंने बीच में आपको बताया था जब मैं आपको एंटीबॉडीज पढ़ा रही थी। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज कॉज करते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं। दे एंटर इन बॉडी थ्रू द एयर, वाटर और फूड। ये हमारी बॉडी में एयर, वाटर या फिर फूड के थ्रू एंटर कर जाते हैं और हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल। ये इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आने से या डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर कोई इन्फेक्टेड एनिमल भी है तो उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। एक पर्सन मतलब एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजेंस होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। पैथोजेंस प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं। दे ऑल्सो स्पॉइल फूड आइटम्स, ये फूड आइटम्स को भी खराब कर देते हैं। और दे स्पॉइल क्लोथ्स, पेपर एंड लेदर एज वेल। कई बार होता है ना कि बारिश के सीजन में
कभी कभी हमारे शूज जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनपे फंगस लग जाती है, कहते हैं फफूंद लग गया या कुछ भी, या अचार वगैरह में फफूंद लग जाती है। तो ऐसे ही जो पैथोजेंस होते हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्लोथ्स, कपड़ों को भी, पेपर को भी या लेदर को भी खराब कर देते हैं। डिजीजेस 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस या इन्फेक्टियस डिजीजेस एंड अदर इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती है, ऐसी डिजीजेस जो स्प्रेड होती हैं। और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस स्प्रेड नहीं होती हैं, ठीक है, डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। अब वो स्प्रेड कैसे होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में? एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, हैंडशेक से भी कई बार हो जाती है। ऐसी डिजीजेस कौन कौन सी हैं? लाइक कॉलेरा, टीबी, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एटसेट्रा, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। ये देखिए, ये इन्फेक्टेड पर्सन है ना, ये सैड है, इन्फेक्टेड पर्सन है और ये हेल्दी पर्सन है। तो ये डिजीजेस जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस डिजीजेस होती हैं वो इन्फेक्टियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रांसफर नहीं होती है या स्प्रेड नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर, कैंसर ट्रांसफर होता है क्या? स्प्रेड होता है? नहीं। हार्ट डिजीज भी नहीं होती। डायबिटीज स्प्रेड होती है क्या? क्या ऐसा होता है कि जिस घर में एक पर्सन डायबिटिक हो वो घर के सारे लोग डायबिटिक हो जाएं? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसीलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि छींकते या खांसते वक्त हमें मुंह पे हाथ रख लेना चाहिए या फिर हैंडकरचीफ का यूज करना चाहिए, क्योंकि जिससे कम्युनिकेबल डिजीज के माइक्रोब स्प्रेड ना हो पाए। ठीक है, आपने ये ऐड बहुत देखा होगा कि हमें कहीं भी पुराने टायर हो या छत हो या गड्ढे हो उनमें वाटर नहीं कलेक्ट होने देना चाहिए। ये ऐड देखा होगा मलेरिया से बचाव के लिए या डेंगू से बचाव के लिए, है ना। डेंगू तो साफ पानी में, डेंगू का मच्छर जो होता है वो साफ पानी में पनपता है। तो हमें कहीं भी वाटर क्यों नहीं कलेक्ट होने देना चाहिए? क्या डेंगू या मलेरिया उस मच्छर से होता है? ऐसा नहीं है। वो मच्छर सिर्फ उस डिजीज का कैरियर होते हैं। ठीक है, वो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म नहीं है, मेन ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो उस डिजीज का कैरियर है। वो उस डिजीज को ट्रांसफर करते हैं क्योंकि वो डिजीज के कैरियर है। अब ये डिजीज कैरियर क्या होता है, आइए समझते हैं। डिजीज कैरियर अ पर्सन, एनिमल और इंसेक्ट हु कैन पास ऑन या कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स टू अदर पर्सन और ऑर्गेनिज्म। कोई भी पर्सन, एनिमल या कोई भी इंसेक्ट जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे पर्सन या ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करता है, उन्हें ही हम डिजीज कैरियर कहते हैं। जैसे साइकिल का कैरियर नहीं होता है ना, साइकिल का कैरियर क्या होता है? किसी भी आदमी को या किसी भी चीज को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। बस वही काम डिजीज कैरियर भी करते हैं। और डिजीज कैरियर कोई भी पर्सन, एनिमल या कोई भी इंसेक्ट हो सकता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं दूसरे पर्सन या ऑर्गेनिज्म में। सबसे बड़ा डिजीज कैरियर यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजीजेस को कैरी करता है वो है हाउस फ्लाई। यही जो मक्खियां होती हैं ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे बैठती हैं, सड़ी गली चीजों पे बैठती हैं और वहां जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप रहे होते हैं ना डिजीज वाले, वो सब उनके पैरों में चिपक जाते हैं। और ये जब मक्खियां जाकर के किसी भी फूड आइटम पे या किसी भी चीज पे बैठती हैं तो वहां पे वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देती हैं। फिर वो जो कंटामिनेटेड वाटर है या फूड है उसे जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी पहुंच जाता है और फिर वो हमारे अंदर डिजीज कॉज करता है। तो सबसे ज्यादा नंबर में जो डिजीज को इधर से उधर ट्रांसफर करता है वो कौन है? हाउस फ्लाई यानी मक्खी। दूसरा डिजीज कैरियर है फीमेल एनोफिलीज। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, हमेशा डिजीज कैरियर जो होती है वो फीमेल मॉस्क्यूटो ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ब्रीडिंग करने से पहले वो जाकर के वो सैंगुइवोरस होती हैं, वो जाकर के मतलब सैंगुइवोरस में वो ब्लड सक करती हैं, ब्लड पे जिंदा रहती हैं, तो उसी टाइम पे वो डिजीज को ट्रांसफर कर देती हैं।
ठीक है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये मलेरिया को ट्रांसफर करता है। ये मलेरिया कॉज नहीं करता है, ये सिर्फ मलेरिया जो मलेरिया कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मलेरिया कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। तो ये प्लाज्मोडियम को कैरी करके किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देती हैं, ठीक है, फीमेल एनोफिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया का डिजीज कैरियर कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट इज फीमेल एडीज मॉस्किटो। ये जो एडीज है, फीमेल एडीज मच्छर है, ये डेंगू वायरस को कैरी करता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फीमेल एनोफिलीज डेंगू को कैरी करता है या फीमेल एडीज, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, डीई इसमें आया है और डेंगू में भी आया है, तो एडीज डेंगू, इससे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। मॉस्किटो इंसेक्ट है ना, ये वैसे तो मतलब हवा में उड़ते हैं और जमीन पे पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें ब्रीडिंग के लिए हमेशा वाटर की जरूरत होती है। तो अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये डिजीज को कैरी करते हैं ना और दूसरों में स्प्रेड कर देते हैं। इनसे बचने के लिए हमें हमेशा सराउंडिंग को, अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, कूड़ा नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए। जो भी डिचेस हैं, गड्ढे हैं, उनमें हमें पानी नहीं कलेक्ट होने देना चाहिए। नेक्स्ट मेथड, बाय स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन कलेक्टेड वाटर। केरोसिन ऑयल मीन्स मिट्टी का तेल। अब जहां पे भी पानी कलेक्ट हो गया वहां पे मिट्टी का तेल डालने से मॉस्किटो कैसे कंट्रोल हो जाएगा? बेटा मैंने बताया कि मॉस्किटो हमेशा पानी में ब्रीड करते हैं, तो यानी इन मॉस्किटो के जो भी लार्वे हैं या जो भी उनके बच्चे हैं वो पानी में होंगे, तो उनके लार्वे पानी से ही सांस लेते हैं। अब जब हम उस पानी पे मिट्टी का तेल डाल देंगे तो मिट्टी के तेल की एक पूरी लेयर बन जाएगी वाटर के ऊपर, क्योंकि ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर तैरता है ना, तो पूरी जब ऑयल की लेयर बन जाएगी तो उस पानी में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन उस पानी की धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से वो लार्वे मर जाएंगे। आइए अब हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डिजीजेस कॉज्ड इन ह्यूमंस। सबसे पहले ह्यूमंस में डिजीजेस पढ़ लेते हैं। ऐसे आपके बुक में एक टेबल बनी है, आप टेबल बना लीजिएगा। इधर डिजीजेस, यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी उस डिजीज को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे स्प्रेड होती है, यहाँ पे प्रिवेंशन, जनरल प्रिवेंशन हम देखेंगे। फर्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्यूलोसिस मीन्स टीबी। ये एक बैक्टीरिया से होती है। आपकी बुक में बैक्टीरिया का नेम नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होती है। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम लिखते हैं, जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का नाम होता है, इसलिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जो सेकंड नेम होता है वो उसकी स्पीसीज का नेम होता है और उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, और दोनों नेम्स को अंडरलाइन करते हैं या फिर इटैलिक्स में लिखते हैं। ये साइंटिफिक नेम लिखने का एक ढंग होता है। तो ट्यूबरक्यूलोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, और ये एयर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और हमें पेशेंट को पूरी तरीके से आइसोलेशन में रखना चाहिए। सेकेंड डिजीज इज मीजल्स। ये वायरस से होता है, इसका वायरस का नेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है, और इसके लिए वैक्सीन दी जाती है सूटेबल एज पे। थर्ड इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, वेरिसेला जूस्टर वायरस से, और ये एयर या कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, इसके लिए भी वैक्सीन लगती है। फोर्थ डिजीज इज पोलियो। पोलियो भी वायरस से होती है और इसका वायरस होता है पोलियो वायरस। ये एयर या कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट इज कॉलेरा। कॉलेरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उस बैक्टीरिया का नेम है विब्रियो कॉलेरी, और ये ट्रांसमिशन इसका होता है वाटर या फूड के थ्रू। अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज कराने से अच्छा है बचाव कर ले, है ना।
क्योंकि इलाज कराने में कितना सारा वक्त बर्बाद होता है, रुपया बर्बाद होता है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उससे पहले ही हमें बचाव कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। तो कॉलेरा से बचने के लिए हमें हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमेशा जो अच्छे से पका हुआ खाना है वही खाना चाहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से होती है, उसका नेम है सैल्मोनेला टाइफी और ये वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसके लिए भी सेम प्रिवेंशन है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस से होता है। ये कई टाइप के इसके मतलब कई सारे फॉर्म्स होते हैं वायरस के, तो उसी के बेसिस पे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी ये डिजीजेस होती हैं और इसका ट्रांसमिशन भी वाटर के थ्रू होता है। इसके प्रिवेंशन के लिए हमें बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए और वैक्सीनेशन होता है। नाउ डिजीजेस कॉज्ड इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं? फर्स्ट इज एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक कैटल डिजीज है, मतलब काऊ है, जो बफेलोज हैं, इन सब में होती है। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। ये बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होती है और ये वाला बैक्टीरिया है ना, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट कोच ने की थी 1876 में। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट डिजीज जो एनिमल्स में होती है दैट इज फुट एंड माउथ डिजीज। ये कैटल्स में होती है और ये वायरस से कॉज होती है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, मेनली आपको ये 2 डिजीजेस याद रखनी है। ये फुट एंड माउथ डिजीज को हम खुरपका, मुंह पका रोग भी कहते हैं। नाउ डिजीजेस कॉज्ड इन प्लांट्स। अब ऐसी डिजीज पढ़ते हैं जो प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर देते हैं। डिजीजेस कॉज्ड इन प्लांट्स। अब हम ऐसी डिजीजेस पढ़ेंगे जो प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती हैं। इन डिजीजेस की वजह से क्रॉप यील्ड यानी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और इन डिजीजेस से बचने के लिए कई सारे केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, जैसे फंजीसाइड्स हैं, एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स आते हैं या एंटीवायरल केमिकल्स आते हैं। बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिनका यूज करना पड़ता है। इधर मैंने कुछ प्लांट डिजीजेस लिखी हैं, इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम लिखा है और इधर ट्रांसमिशन। फर्स्ट इज सिट्रस कैंकर। ये जो नींबू हैं या ऑरेंजेस हैं, मतलब सिट्रस फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें ये होती है। ये बैक्टीरिया से कॉज होती है और बैक्टीरिया का नेम नहीं दिया है, लेकिन अगेन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो कई सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो बैक्टीरिया सिट्रस कैंकर कॉज करता है दैट इज ज़ैंथोमोनास सिट्राई और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। नेक्स्ट डिजीज इज रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट में कई तरीके की ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट कई तरीके की होती हैं, सब फंजाई के द्वारा होती हैं। लेकिन अगर हम ब्लैक रस्ट की बात करें तो वो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई से होती है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। एयर के थ्रू इसके जो ये वाली जो फंजाई है ना, इसके स्पोर्स स्प्रेड हो जाते हैं और वो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में चले जाते हैं और वहां भी डिजीज कॉज करते हैं। इसके सीड्स भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। भिंडी को ओकरा भी कहते हैं। उसकी जो वेन्स होती है ना भिंडी की, वो येलो हो जाती है, येलोइश सी हो जाती हैं और उस पर बहुत सारे स्पॉट्स हो जाते हैं। तो ये एक वायरस से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। नेक्स्ट इज ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो। पोटैटो में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, 2 टाइप की ब्लाइट डिजीजेस पोटैटो में होती हैं और दोनों अलग अलग फंजाई से होती हैं। तो ये जो ब्लाइट डिजीज है ये फंजाई से होती है पोटैटो में और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। एयर के थ्रू इसके स्पोर्स ट्रांसमिट करते हैं डिजीज को और वाटर, रेन वाटर के थ्रू इसके स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह जा करके डिजीज कॉज करते हैं। अभी इस चैप्टर में 5 हेडिंग्स बच गई हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।